हेलो फ्रेंड्स, क्विज 247 के जीके सीरीज में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग सेट नंबर 45 का ऑब्जेक्टिव सेट डिस्कस करेंगे। फिर से सारे वही क्वेश्चंस को उठाए गए हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो आगामी सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इनका अगर पीडीएफ चाहिए होगा आपको आंसर के साथ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले लाइन पे दिया गया है। लेकिन यहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव विद डिटेल्स डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ अंत तक देखिए। आते विलंब किए बिना एक नंबर क्वेश्चन पे। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? क्वेश्चन एक बार फिर, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? देखो हुआ क्या था, ये बात है 1642-43 के बीच की बात है। तो इंग्लैंड में तभी किसी की सरकार नहीं थी, वहाँ राजा हुआ करते थे। लेकिन जब वहाँ पे ऐसा लगा नहीं, सरकार बनाना चाहिए, संसद का वहाँ पे पार्लियामेंट होना चाहिए, तो इस कंडीशन में वहाँ के जो संसद थी, जो सरकार बन रहे थे और जो राजा थे, उनके बीच काफ़ी मनमुटाव था, काफ़ी मतभेद था। क्योंकि राजा कुछ और चाहते थे और सरकार जो बन रहे थे वो कुछ और चाहते थे। इस वजह से कई बार वहाँ पर लगातार गृह युद्ध हुआ इंटरनल लेवल पे। और ये कितने वर्षों तक चला? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष और 3 वर्ष। इसका सही जवाब है बी, 7 वर्षों तक चला। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 7 वर्षों तक चला था। रीज़न क्या था कि वहाँ पे राजा और जो सरकार थे, संसद थी, उनके बीच सरकार का ढांचा देने के लिए या उसको स्वरूप देने के लिए उनके बीच का मतभेद। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। खुर्रम का जन्म स्थल था। खुर्रम किनका नाम था? शाहजहां का नाम था खुर्रम। ये तो आपको पता ही होगा, शाहजहां का नाम था खुर्रम। यही पूछ रहा है कि शाहजहां का जन्म स्थल कहाँ था? इस्लामाबाद, पंजाब, लाहौर और अमृतसर। इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या फिर डी लिखकर इसका जवाब भी दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब था लाहौर, बी सी इसका सही जवाब है। अच्छा, शाहजहां का जन्म लाहौर तो हुआ है, लेकिन कब हुआ है? तो वो हुआ था 5 जनवरी 1592 को। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 को। अच्छा, आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि खुर्रम यानी शाहजहां के माता का और पिता का नाम क्या था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, माता का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल सकता है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पहले ही लाइन पे, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको आंसर के साथ रहेगा। डिस्क्रिप्शन डिटेल में नहीं रहेगा, डिटेल आपको वीडियो पे ही मिलेगा। गुप्त साम्राज्य किस धर्म के अनुयायी थे? क्वेश्चन एक बार फिर, गुप्त साम्राज्य किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार परीक्षा में निरंतर उसको देखा गया है। इसका सही जवाब है वैष्णव धर्म। तो गुप्त साम्राज्य जो थे वो किस धर्म के थे? वो थे वैष्णव धर्म। ए इसका सही जवाब था। अच्छा, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी बात क्या थी कि भारत का जो स्वर्ण युग था, समझिएगा, जो भारत का स्वर्ण युग था, ये बोला जाता है गुप्त युग को। गुप्त काल जब चला था उस समय भारत को स्वर्ण युग, भारत में स्वर्ण युग उस समय को बोला जाता है। अच्छा, गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना का जो फाउंडर है, जो स्थापित बनाया गया है, वो किसने किया था? तो श्री गुप्त ने किया था। श्री गुप्त ने किया था। ठीक है, गुप्त ने किया था। लेकिन इसका असली जो श्रेय जाता है वो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य को। दोनों एक ही हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों सेम ही हैं, एक ही नाम है। तो श्रेय जाता है इनको, क्योंकि ये सबसे नोन, सबसे जानने माने और सबसे मजबूत शासक और पहले शासक बने गुप्त साम्राज्य के। क्लियर है? लेकिन श्रीगुप्त को जाता, जो स्थापना की गई है वो की गई किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा। तो ये कौन से धर्म के अनुयायी थे? ये थे वैष्णव धर्म के। ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से है। खुदीराम बोस को किस उम्र में फांसी की सजा मिली थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। खुदीराम बोस को किस उम्र में फांसी की सजा मिली थी? तो इसका ऑप्शन है 30 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या है? 18 वर्ष। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा मिलने वाले थे खुदीराम बोस, 18 वर्ष। डी इसका आंसर सही है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खुदीराम बोस के साथ किनको किनको फांसी की सजा मिली थी और ये सजा क्यों मिली थी? ये सजा क्यों मिली थी? अच्छा, ये सजा मिली कब थी? वो मिली थी 11 अगस्त यानी 1908 को। कब मिली थी? 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी की सजा मिली थी। उम्र क्या था उनका? महज 18 वर्ष के थे। कितने बड़े क्रांतिकारी थे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खुदीराम बोस को जो फांसी की सजा मिली वो क्यों मिली थी। क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। यांगसी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यांगसी किस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है? एशिया,
अफ्रीका, यूरोप और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एशिया। अच्छा, यांगसी तो एशिया की जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। कितना है? 6300 किलोमीटर। अच्छा, अब ये बताता हूँ कि यांगसी किस देश में बहती है? यह है चाइना। किस देश में बहती है? चाइना में बहती है। इसके अलावा अब जैसे अफ्रीका है, तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन है? उसका नाम है नील नदी। ठीक है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है? इसका नाम है वोल्गा। क्या नाम है? वोल्गा। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा, वोल्गा नदी। और अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? नील नदी नाम है अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी का। क्लियर है? अच्छा, आप बताएंगे कि जैसे वोल्गा, चलो रूस में बहती है, मैं बता दिया। आप बताएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि नील नदी पर्टिकुलरली किस देश में बहती है। ठीक है, ये आपके लिए टास्क है। और नील नदी की लंबाई कितनी है? चलिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नील नदी किस महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है। दोस्तों, आप लोग को छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आप लोग को इस तरह के जो बार बार एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बार बार पूछा गया है, यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन 6 है, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है? फिर से क्वेश्चन एक बार है कि वायुमंडल उड़ाने की आदर्श दशा किस वायुमंडल में पाई जाती है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है समताप मंडल। समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जहाँ पे मौसम की हर तरह घटनाएं, या बादल का मौसम जिसको बोलो, जो भी घटनाएं मौसम संबंधित, सब समताप मंडल में होता है। और ये मंडल जो होता है, ये वायुयान उड़ने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे बेहतर होता है, सबसे सपोर्टिंग होता है। इसलिए सबसे आदर्श मंडल कौन सी है? वो है समताप मंडल। किसके लिए? वायुयान उड़ाने के लिए। बी इसका सही जवाब था। अच्छा, आप बताएंगे समताप मंडल का जो रेंज है वो कितने किलोमीटर का है? अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं ऐसे वीडियो लेके आपके पास आते रहूँगा। फ्यूजी लिफ्ट किस खेल के खिलाड़ियों को बोलते हैं? फ्यूजी लिफ्ट किस खेल के खिलाड़ियों को बोलते हैं? मार्शल आर्ट्स, कराटे, मुक्केबाजी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मुक्केबाजी। सी इसका सही जवाब है। फ्यूजी लिफ्ट, क्वेश्चन याद रखिएगा, फ्यूजी लिफ्ट किस खेल के खिलाड़ियों को बोलते हैं? उसका नाम है मुक्केबाजी, यानी मुक्केबाजी के प्लेयर्स को फ्यूजी लिफ्ट बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? क्वेश्चन एक बार फिर, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? चौथवीं, छठवीं, सेकेंडवीं, दूसरवीं और पांचवीं। आपको जवाब देना है कि कौन सा है, 4th, 6th, सेकेंड और 5th, इनमें से बताना है गरीबी उन्मूलन। तो इसका सही जवाब क्या है? देखो, हुआ क्या था, हुआ ये था कि 1972-73 की बात है। उस समय इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। समझिएगा, नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ देश बचाओ। ये नारा किसने? इंदिरा गांधी ने। लेकिन जो राजीव गांधी ने क्या किया, 1974 ईस्वी में इसी नारे का यूज़ किया, 1974 ईस्वी में इसी नारे का यूज किया कि गरीबी हटाओ और देश बचाओ। और उसके बाद 1974 से 1978 के बीच, देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1974 से लेके 1978 के बीच पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल चल रहा था। उसी समय इसको यूज किया गया और बोला गया कि इसमें जो पंचवर्षीय योजना है, ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? वो होगा एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार की बात होगी, पहली बात। दूसरा होगा पॉवर्टी एलिविएशन की बात, यानी गरीबी उन्मूलन की बात होगी। तीसरा जस्टिस, यानी न्याय की बात इसमें होगी। समझिएगा, तो पंचवर्षीय योजना में जो 5वां पंचवर्षीय योजना था, उसमें क्या क्या चीज़ को गोल रखा गया था, क्या क्या चीज़ एम रखा गया था? वो था रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी उन्मूलन, और जस्टिस यानी कि न्याय। ये 3 चीज़ को रखा गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का यही प्लान था। और इसका क्या नारा था? गरीबी हटाओ देश बचाओ। लेकिन इसका कार्यकाल क्या था? वो था 1974 से 1978। अच्छा, अब देखिए, जब पंचवर्षीय योजना होता है वो तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है यार? 4 साल का ही डिफरेंस है। तो हुआ क्या, जब मोरारजी देसाई आए थे, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और बंद कर दिया। ठीक है, इसीलिए 4 साल में ही, यानी समय से पूर्व ही 5वीं पंचवर्षीय योजना का अंत हो गया और ये प्लान आगे नहीं बढ़ पाया।
तो इसलिए पंचवर्षीय योजना पूरा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो पूरे 5 साल तक नहीं चल पाया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो इसका सही जवाब क्या था? 5वीं, डी इसका सही जवाब था। ये गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो 5th था। आप इतना ही नहीं, पॉवर्टी एलिवेशन या फिर रोजगार की बात करें या फिर न्याय जस्टिस की बात करें, सारे तीनों का तीनों किसका जवाब लगेगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसको किसने हटाया? मोरारजी देसाई ने हटाया। इसका नारा क्या था? गरीबी हटाओ देश बचाओ। क्लियर है? इसका समय कब से कब तक था? 1974 से 1978 तक। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कोशिका का पावर हाउस क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर, कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, पिट्यूटरी और क्लोरोप्लास्ट। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। ए इसका सही जवाब था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कर्क रोग किसे कहते हैं? कर्क रोग बोलो या कहीं कहीं आपको कर्कट रोग भी मिलेगा। कर्कट रोग देखिएगा, कर्क रोग भी मिलेगा, नहीं तो कर्कट रोग भी मिलेगा। हैजा, पीलिया, कैंसर और ज्वार, इनमें से बताना है कि कर्क रोग किसे बोलते हैं या फिर कर्कट रोग किसे बोलते हैं। इसका सही जवाब उम्मीद करता हूं आप बताएंगे। यह एसएससी में आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है। यह जवाब है कैंसर, सी इसका सही जवाब था। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक जरूर कीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कमी लग रही है, आप डिसलाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कमी थी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश लगाऊंगा कि अगले बार इस वीडियो में जो भी आपने कहा है वो अगर सही रहा तो मैं कोशिश करूंगा उसे इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। डुरंड रेखा जोड़ती है। डुरंड रेखा किनको किनको जोड़ती है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, अफगानिस्तान पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान। इनमें से आपको बताना है कि डुरंड रेखा किनको किनको जोड़ती है। तो इसका सही जवाब क्या है? देखो, भारत पाकिस्तान की बात करें तो भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा जोड़ती है। रेड क्लिफ रेखा जोड़ती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है रेड क्लिफ रेखा किसको जोड़ती है? तो भारत पाकिस्तान को जोड़ती है। अच्छा, भारत चाइना की अगर बात करें तो इसको मैकमोहन रेखा जोड़ती है। मैकमोहन रेखा जोड़ती है। क्लियर सी बात है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात करें तो इसको डुरंड रेखा जोड़ती है। डुरंड रेखा जोड़ती है। चीन अफगानिस्तान को कोई सी रेखा नहीं जोड़ती है। क्लियर है? इसका सही जवाब क्या था? सी। अफगानिस्तान पाकिस्तान को डुरंड रेखा जोड़ती। 11 का सही जवाब क्या था? सी। और इसमें हम 2 चीज़ और सीख गए कि भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा कई बार परीक्षा में पूछा गया है, लगभग 10 से 15 बार पूछा जा चुका है। और भारत चीन को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है? वो है मैकमोहन रेखा। इससे भी 10 से 15 बार पूछा जा चुका है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान डुरंड रेखा भी कई बार पूछा जा चुका है। रेलवे में, एसएससी में, दोनों में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो सही जवाब क्या था? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। निम्न में कौन सा शीत रक्त जानवर है? ये थंबनेल में भी आप देखे होंगे। चलिए यहाँ समझते हैं। तो शीत रक्त जानवर क्या होता है? जो भी जीव होते हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, गर्म रक्त और शीत रक्त। शीत मतलब ठंडा, कूल। ठीक है, कूल। तो शीत रक्त जानवर वो होते हैं, समझिएगा चीज़ों को, शीत रक्त जानवर वो होते हैं जिनका तापमान, फिर से सुनिएगा, देखो हर किसी के शरीर का अपना तापमान होता है। जैसे इंसान का भी तापमान है ना, 97 लगभग लेके चलते हैं हम लोग, 98, 97.6, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98 के आसपास चलता है, 97.6 होता है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसी तरह हर किसी का भी अपने बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। तो बोल रहा है शीत रक्त जानवर कौन सा है? तो ऑप्शन है केचुआ, छिपकली, मछली और उपरोक्त सभी। तो शीत रक्त जानवर क्या होता है? वो जानवर जिनका तापमान आंतरिक रूप से नियंत्रित नहीं होता। समझिएगा, वैसा जानवर, वैसा जीव जिनका तापमान आंतरिक रूप से नियंत्रित नहीं रहता, ये तापमान वातावरण के अनुसार खुद ब खुद बदलते रहता है, उसको हम लोग शीत रक्त जानवर की एक श्रेणी में रखे हैं। फिर से समझिएगा, वैसा जीव या जंतु जानवर जिनका शरीर का आंतरिक तापमान नियंत्रित नहीं होता, वो खुद ब खुद बदलते रहता है। कहाँ से? इन्वायरमेंट के थ्रू, वातावरण के थ्रू, उसको हम लोग शीत रक्त जानवर में रखते हैं। और इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी मछली हो गया या छिपकली हो गया, केंचुआ हो गया, इन तीनों का तापमान, इंटरनल टेम्परेचर, आंतरिक तापमान खुद ब खुद बदलते रहता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं।
जीवन रक्षक धातु है, इसमें से बताना जीवन रक्षक धातु कौन सा है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और रेडियम, तो इनमें से कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या है, रेडियम। रेडियम इसका सही जवाब है, जिसको हम लोग जीवन रक्षक धातु बोलते हैं। अच्छा, यूरेनियम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आशा धातु। क्या बोलते हैं, आशा धातु। कई बार क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आशा धातु। अच्छा, पारा का नाम सुने होंगे, पारा का नाम क्या बोलते हैं, तीव्र चांदी। क्या बोलते हैं, तीव्र चांदी। और एक तरफ प्लेटिनम होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हार्ड, कठोर धातु। ठीक है, तो जीवन रक्षक धातु का नाम क्या है, रेडियम। बी इसका सही जवाब था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करें, दोस्तों से शेयर करें। शोरा किस देश की संसद का नाम है। शोरा किस देश की संसद का नाम है। जर्मनी, स्पेन, अफगानिस्तान और तुर्की। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। अच्छा, अफगानिस्तान की करेंसी और कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है काबुल। काबुल इसका कैपिटल है, और करेंसी क्या है, अफगानी। क्या नाम है, अफगानी यहाँ की मुद्रा है। मुद्रा अफगानी है, और करेंसी कैपिटल यानी राजधानी क्या है, काबुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। फेफड़े में कुल वायु क्षमता होती है, ये भी थंबनेल पे मैंने लगाया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला। फेफड़े की कुल वायु क्षमता होती है 5 से 7 लीटर, 6 से 8 लीटर, 4 से 6 लीटर, 3.5 से 5 लीटर। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है 6 से 8 लीटर। बी इसका सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप चैनल पे को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन पे ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, आर्म ट्रेड सेंटर कहाँ पे, आर्म सेंटर कहाँ पर है। अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद और कानपुर। इसका सही जवाब क्या है, अहमदाबाद। कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। शांति वन किन को संबोधित है। यह शांति वन किससे संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इनमें से बताना है कि शांति वन किन को संबोधित है। इसका सही जवाब क्या है, पंडित नेहरू। सी इसका सही जवाब है। अच्छा चलो एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में। इनको जो जगह संबोधित है उसका नाम क्या है, वो है राजघाट। क्या है, राजघाट। कहाँ पे ये है, दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत, साहित्य, खेल और विज्ञान। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर प्राइज दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर, खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड ये दिया जाता है। साहित्य के संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ए इसका सही जवाब था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। फुटबॉल का जन्म किस देश में होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फुटबॉल का जन्म किस देश में होता है, एसएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, रूस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। आपको जवाब देना है कि फुटबॉल का जो खेल होता है कब, कहाँ, कब, किस देश में होता है। ये बात है 1197 ईस्वी की। फिर सुनिएगा, ये बात है 1197 ईस्वी में, जब सबसे पहले इंग्लैंड में ही फुटबॉल को जन्म दिया गया। तो डी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गुलाबी क्रांति किनसे संबंधित है। कपास, प्याज, अंडा और आलू। इसका सही जवाब है प्याज। बी इसका सही जवाब था। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, प्याज से। अच्छा, आप लोग को टास्क में दे रहा हूं, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में रेड रिवॉल्यूशन यानी लाल क्रांति किससे संबंधित है। लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बात करें। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, 10% सिद्धांत किसने दिया था। विलियम हार्वे, क्लेमेंटाइन चर्चिल, लिंडमैन और मैडम क्यूरी। अच्छा, 10% सिद्धांत क्या था ये पहले जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अनुसार हर स्तर पर, जैसे देखो आप खाना खाते हो उससे एनर्जी बनता है, तो एनर्जी अपने अपने जगह पे कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होता है एक लेवल से दूसरे लेवल। तो जितना यहाँ से जब एनर्जी यहाँ जाता है, यहाँ से एनर्जी जब यहाँ जाता है, यहाँ से एनर्जी जब यहाँ, ऊर्जा यहाँ से जहाँ भी जाती है सिर्फ 10% ही आगे जा पाता है। शेष ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में बदल जाता है। समझिएगा क्या होता है 10% सिद्धांत का कहना क्या है
कि जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो 90% ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में बदल जाती है, सिर्फ यहाँ पर 10% ऊर्जा ही पहुँच पाती है। फिर यहाँ से दूसरे लेवल में जाएगा तो फिर से 90% जो पार्ट बच गया उसका 90% ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाएगा और 10% ऊर्जा ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसलिए इसको भोजन श्रृंखला का ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? मानव शरीर में भोजन से मिलेगा, इसलिए भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत बोला गया है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। तो ये किसने दिया था? उसका नाम था लिंडमैन। क्या नाम था? लिंडमैन उनका नाम था। सी इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, अर्थशास्त्र किन की रचना है? क्वेश्चन एक बार फिर, अर्थशास्त्र किन की रचना? चाणक्य, चंद्रगुप्त, कालिदास और बाणभट्ट। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए, जिसका नाम है चाणक्य। चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, भारतीय ध्वज को सबसे पहले कहाँ फहराया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज को सबसे पहले कहाँ फहराया गया था। ये बात था 12 अगस्त 1907 का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था और सबसे पहले ये फहराया गया था वहाँ पर कोलकाता में। तो सी इसका सही जवाब था। तो सबसे पहले कहाँ फहराया गया था भारतीय ध्वज को? तो जगह था कहाँ? कोलकाता। कब फहराया गया था? 12 अगस्त 1907 कांग्रेस के अधिवेशन के टाइम में। अच्छा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के, आइन ए अकबरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कौन थे कह दो यहाँ पे, ठीक है। आइन ए अकबरी के पुस्तक के रचयिता कौन थे? टोडरमल, रहीम बैरम खां और अबुल फजल। बहुत आसान क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत बार देखा जा चुका है। इसका सही जवाब है डी। डी इसका सही जवाब है, दैट इज अबुल फजल। और आज का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम और सिक्किम। इसका सही जवाब क्या है? कर्नाटक इसका सही जवाब है। बी इसका सही जवाब है। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की बात करें तो 2 नेशनल पार्क, 2 राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत फेमस है कर्नाटक में और कई बार परीक्षा में दे चुका है। एक का नाम है बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा पहला, और दूसरा का नाम है कुद्रेमुख। ये 2 नेशनल पार्क है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटक में बहुत फेमस है। पहला नाम है बन्नेरघट्टा और दूसरा कुद्रेमुख। इसके अलावा अगर अभयारण्य की बात अभयारण्य की बात करें तो एक है डांडेली डांडेली अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी बजा लें। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ 25 क्वेश्चन के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। PDF के लिए आप इसका टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक को क्लिक कीजिए, आप सीधा ज्वाइन कर जाएंगे और आप इसका PDF विद आंसर ले सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।